हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग आज समुच्चय का एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया था और साथ ही साथ सारी बेसिक चीजें भी कंप्लीट कर ली थी। समुच्चय होता क्या है, समुच्चय के निरूपित करने की क्या विधियां हैं, ये सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया था और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। अब तक आपने अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आई बटन दबा के एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट जरूर कर लें, एक बार देख लें उसको और इसके बाद फिर इस वीडियो पर 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करें। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखो एक्सरसाइज 1.2 में क्या क्या पढ़ना है आपको। हमें पढ़ना है समुच्चय के प्रकार। एक तो सबसे पहले पढ़ना है रिक्त समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है और साथ साथ समान समुच्चय क्या होता है। बस 4 चीजें यहां पर कंप्लीट करनी है इस एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करने के लिए। तो वो 4 जो हमने बताई ना, 4 प्रकार के समुच्चय जो बताए हैं, बिल्कुल और बिल्कुल एकदम आसान है। हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने बहुत अच्छे से सुन भी लिया है ना, सुन लिया है तो समझो आपका कंप्लीट हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले रिक्त समुच्चय की। रिक्त समुच्चय क्या है, तो यहां पर देखिए पहले तो आपको पढ़ना क्या है, देखो समुच्चय पढ़ना है ना, समुच्चय। और समुच्चय में आपको पढ़ना है मतलब ये सेट, ये तो आपका हो गया चैप्टर है ना, और आपको पढ़ना है यहां पर रिक्त समुच्चय। क्या पढ़ना है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय का मतलब है नल सेट भी इसको इंग्लिश में कह सकते हैं, एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। ठीक है ना, यहां पर नल सेट भी इसको कह सकते हैं, नल सेट, या इसको हम एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखो रिक्त समुच्चय है क्या, इसके बारे में पहले बहुत ध्यान से समझ लें। एकदम आसान है। रिक्त मानी क्या होता है, खाली, और समुच्चय मानी बताया हमने थैला, खाली थैला मानी रिक्त समुच्चय, ऐसे समझे। ठीक है ना, उसमें कोई भी अवयव नहीं है अगर, तो समझो वो समुच्चय आपका रिक्त समुच्चय कहलाए। एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव हो ही ना, बिल्कुल एकदम खाली हो, उसको हम क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय कहेंगे। और रिक्त समुच्चय अगर हम ये मान के चलते कि कोई आपका समुच्चय है, उसको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से लिखते हैं, तो मान लेते हैं कि वो कैपिटल अक्षर कोई ए है जिससे हम समुच्चय निरूपित करना चाह रहे हैं, और उस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है, मतलब ये मंझला कोष्ठक छोड़ दे, खाली बिल्कुल, इसमें कुछ भी ना भरें, एक भी अवयव ना भरें, तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय कहेंगे। और उसका निरूपण करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, रिक्त समुच्चय को हम फाई से प्रदर्शित कर देते हैं। फाई से भी लिख सकते हो, अगर कहीं फाई लिखा है तो इसका मतलब वो रिक्त समुच्चय है। एक बात और विशेष याद रखनी है, क्या कि अगर कभी ऐसा लिखा हो, कैसे कि अगर ये फाई को मंझले कोष्ठक में बंद कर दें तो अब ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं रहा, क्योंकि फाई एक अवयव मान लिया जाएगा, ये आपका एकल समुच्चय हो जाएगा जिसमें एक अवयव होता है। ऐसे समुच्चय को क्या कहते हैं, हम एकल समुच्चय कहते हैं। यहां पर आपका अगर फाई मंझले कोष्ठक में आपने बंद कर दिया तो यह समुच्चय आपका रिक्त समुच्चय नहीं रहेगा। तो याद रखिए, केवल फाई लिख देंगे तो हम उसको रिक्त समुच्चय मान लेंगे, या हम मंझला कोष्ठक उसमें कोई भी अवयव ना छोड़ें, मतलब कोई भी अवयव ना भरे, तो इस तरीके से ये अगर आप लिख दोगे तो अभी आपको रिक्त समुच्चय ही समझना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। कुछ भी नहीं समझना है, केवल और केवल इतना ही समझना है कि उसमें खाली हो, बस कोई समुच्चय में अवयव ना हो, समझो रिक्त हो गया। ठीक, ओके। इसके बाद दूसरे समुच्चय, दूसरे प्रकार के समुच्चय की अगर हम बात करें, दूसरे प्रकार का क्या समुच्चय, देखो दूसरे प्रकार की बात करते हैं, उसको कहेंगे हम परिमित समुच्चय। क्या कहें, परिमित समुच्चय। परिमित का मतलब, परिमित का मतलब ये कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती हो, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, अवयव उसके हम गिन सकते हैं अगर, तो ऐसे समुच्चय को क्या कहेंगे, हम परिमित समुच्चय कहेंगे। जैसे हम ये कहें कि आपके कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनका समुच्चय, तो उनकी हम गिनती गिन सकते हैं कि उसमें 30 बच्चे हैं या 35 बच्चे हैं, तो ऐसे समुच्चय को क्या कहेंगे, हम परिमित समुच्चय कहेंगे, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित हो, परिमित मतलब फाइनाइट हो, है ना, निश्चित हो, तो ऐसे समुच्चय को क्या कहेंगे, हम ये हम कहेंगे, ऐसे समुच्चय को हम कहेंगे परिमित समुच्चय। क्या कहेंगे यहां पर, परिमित समुच्चय। ठीक है, परिमित समुच्चय। ठीक है, परिमित समुच्चय क्या बताया हमने, फाइनाइट सेट। ठीक है, ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। क्या लिखें, कुछ लिखने की खास बात नहीं। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा
किसी के मतलब कोई उसमें अतिरिक्त बात नहीं बतानी है। कुल मिला के हम ये कहेंगे कि उसमें अगर अवयवों की संख्या निश्चित होती है तो ऐसे समुच्चय को हम परिमित समुच्चय कहेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ये अपरिमित समुच्चय क्या है। तो अब मेरे ख्याल से ये जैसा उसका नाम है उसके आधार पर आप समझ गए होंगे कि अपरिमित का मतलब क्या है। मतलब उसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो। ठीक है, हम अगर देखो एक काम करते हैं, परिमित का एक उदाहरण यहां लिख दें। परिमित समुच्चय के लिए जैसे हम मान लें कि ए एक आपका कोई समुच्चय है और उसमें एक एलिमेंट लिख दें 1, 2, 3, 4, ये मान लो 4 अवयव हैं, गिनती गिन सकते हो 1, 2, 3, 4, तो निश्चित रूप से ये समुच्चय आपका परिमित समुच्चय है। इसी प्रकार अगर हम ये लिख दें कि एक कोई बी समुच्चय है, उसमें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर लिख दें, केवल स्वर, तो ये 5 स्वर होते हैं, उनकी गिनती हमें पता है ए, ई, आई, ओ और यू, तो यहां पर ये भी समुच्चय आपका परिमित समुच्चय का उदाहरण है। ठीक है ना, इस प्रकार से जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है ऐसे समुच्चय को हम क्या कहेंगे, परिमित। इसके बाद अपरिमित की बात करें, हम अपरिमित समुच्चय की बात करें, देखो अपरिमित समुच्चय। तो ये अपरिमित समुच्चय देखो क्या है। अपरिमित समुच्चय का मतलब है कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की गिनती ना गिनी जा सके, मतलब अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, तो ऐसे समुच्चयों को क्या कहेंगे, हम अपरिमित समुच्चय कहेंगे। देखो हम यहां पर उदाहरण लिख देते हैं कि एक कोई समुच्चय, अपरिमित समुच्चय का उदाहरण समझ लें। एक कोई समुच्चय है, उसमें 1, 2, 3, 4 और इस तरीके से आगे डॉट डॉट कर दें। अब हमें यह पता नहीं है कि डॉट डॉट कर दिया तो इसका मतलब आगे और भी कितने अवयव हैं उनकी हम गिनती नहीं गिन सकते, है ना। तो इसलिए इस समुच्चय को क्या कहेंगे, हम अपरिमित समुच्चय कहेंगे। ठीक है, ऐसा समुच्चय जिसमें हम ये कहें कि उनकी हम अवयवों की गिनती ना गिन पाए, ऐसे समुच्चयों को क्या कहेंगे, हम अपरिमित समुच्चय। ठीक है, एकदम क्लियर। इसके बाद हम चौथे प्रकार के एक समुच्चय की बात करेंगे, उसको देखो ये 4 नंबर 1 डाल दें यहां पर। चौथे प्रकार का क्या समुच्चय है, उसको हम कह सकते हैं समान समुच्चय। क्या कहना है, हमें चौथे प्रकार का समुच्चय बताना है, समान समुच्चय। समान समुच्चय बताओ, अब समान समुच्चय क्या है। जैसा उसका नाम हमने बताया, समान मानी एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयव दूसरे किसी समुच्चय के अवयव के बिल्कुल ठीक वही अवयव हों, जो ए में हों वही बी में हों, ऐसे समझो। पहला एक समुच्चय है, उसके जो अवयव हों वही अवयव दूसरे समुच्चय के हों, तो ऐसे दोनों समुच्चयों को क्या कहेंगे, हम समान समुच्चय कहेंगे। सीधी सीधी सी बात है। जैसे हम ऐसे लिख दें कि कोई एक समुच्चय है ए, देखो एक समुच्चय क्या है, ए, और ए बराबर अगर हम लिख देते हैं 1, 2, 3 यहां पर, और एक कोई समुच्चय हम यहां पर लिख दें बी और उसके अवयव लिख देते हैं 2, 3, 1, तो अब ये देखो यहां पर केवल ऑर्डर तो बदल गया। ए के समुच्चय हैं 1, 2, 3 और बी के अवयव हैं, ए के अवयव हैं 1, 2, 3 और बी के अवयव हैं 2, 3, 1, तो अवयव तो वही है, जो ए में अवयव है वही बी में अवयव है। तो निश्चित रूप से हम यहां पर ऐसा कह सकते हैं कि ये आपका समुच्चय जो ए है वो बी समुच्चय के बराबर है। यहां पर हम लिख सकते हैं ए बराबर बी, इस प्रकार। ठीक, समान समुच्चय को ए बराबर बी इस प्रकार से हम निरूपित करते हैं। ठीक है ना, या हम ये कहें जैसे दूसरा कुछ और लें, दूसरा कुछ देखो जैसे हम कह सकते हैं कि एक समुच्चय कोई ए है, ए, और उसमें यहां पर लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर है ना उनको हमने लिखा है, जैसे लिखा है ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये आपके पांच स्वर हो गए ना। अब एक कोई समुच्चय बी है और वो बी समुच्चय में ऐसे लिख दें, देखो ऐसे, कैसे, एक्स सच दैट एक्स, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। क्या लिख दें यहां, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ठीक है, इस प्रकार से लिख दें। तो देखो ए समुच्चय और बी समुच्चय में बिल्कुल वही अवयव हैं, जो ए के अवयव हैं वही बी के अवयव हैं। कैसे, क्योंकि वहां पर हमें एक गुण लिख दिया उसका कि समुच्चय जो है, जो बी समुच्चय है, उसमें हमने ये लिख दिया कि जो स्वर है ना वो क्या होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, यही तो होते हैं। तो वहां पर हमने उन स्वरों को लिख दिया है उसके गुणों के आधार पर, है ना। तो कुल मिला के बात वही है, जो ए के अवयव हैं वही बी के अवयव हैं, इसलिए यहां भी हम ऐसा ही कह सकते हैं कि समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी। ठीक है, इस प्रकार से ये भी आपका समान समुच्चय हो जाएगा। ठीक है ना,
जो ए के अवयव हों वही अवयव बी के हों। एक बात और है, तो इनकी गिनती से मतलब नहीं है कि ए के 3 अवयव हैं तो बी के भी 3 अवयव हों। अगर ए के अवयव की संख्या बी के अवयव की संख्या के बराबर होती है तो वो समुच्चय समान नहीं होता है, बल्कि उस समुच्चय को समतुल्य समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय वो समुच्चय कहलाएगा जिसमें अवयवों की संख्या बराबर बराबर होती है। और यहां पर क्या होता है, अवयवों की संख्या तो बराबर बराबर होगी, लेकिन वही अवयव पहले वाले समुच्चय में होना चाहिए, वही अवयव दूसरे वाले समुच्चय में होना चाहिए, तब दोनों समुच्चयों को हम समान समुच्चय कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर? बस यही 4 बातें आपको इस एक्सरसाइज में पढ़नी, केवल और केवल 4 बातें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, चलिए यहां पर देखो एक्सरसाइज 1.2 ये है आपका, देखो 1.2 एक्सरसाइज। इस पहले क्वेश्चन में आपको देखो क्या लिखा हुआ है, समझ लेते हैं। बिल्कुल आसान से लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। ये लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं, वो आपको यहां पर बताना है। इतने जो 4 प्रश्न आपके दिए गए हैं उसमें से जो रिक्त समुच्चय है उसका आपको दिखाना है कि ये रिक्त है, ये रिक्त नहीं है, ये रिक्त है, ये रिक्त नहीं है। बस इतना ही तो बताना है, सवाल नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, बस सोचना है अपने दिमाग से। बहुत अच्छे से रीड करोगे बिल्कुल समझ में आएगा कि ये रिक्त है या नहीं। देखिए क्या लिखा है पहला सवाल। पहला सवाल आपका लिखा है, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याएं। अब आप ये बताओ कि जो विषम संख्याएं होती हैं क्या वो 2 से विभाजित हो सकती हैं? भैया कभी नहीं हो सकती हैं। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं केवल और केवल सम होती हैं। विषम संख्याएं कभी भी 2 से विभाजित नहीं होंगी। इसका मतलब उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो 2 से विभाजित हो जाए। विषम संख्याएं कोई भी 2 से विभाजित नहीं होंगी। इसका मतलब ये निश्चित रूप से इसमें कोई भी अवयव नहीं है 2 से विभाजित होने वाला जो विषम हो और 2 से विभाजित हो जाए। तो इसका मतलब ये समुच्चय आपका बिल्कुल निश्चित रूप से कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर आपके अपनी केवल कॉपी में नोट करना है कि ये रिक्त समुच्चय है, कुछ गुणा भाग नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरे प्रश्न में देखो क्या कहा गया है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ये देखो रिक्त नहीं है। अब आप क्यों कहोगे क्यों नहीं रिक्त है? 2 अभाज्य, देखो 2 संख्या है ना, 2 क्या लिखा हुआ है? सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य, सम भी हो अभाज्य भी हो, 2 संख्या ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो यहां पर रिक्त नहीं हुआ, एक संख्या हो गई उसमें 2 जो कि अवयव, मतलब 2 अवयव समुच्चय का एक अवयव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं रहा। ये आपका वास्तव में कहा जाए तो कैसा समुच्चय हो जाएगा? एक समुच्चय हो जाएगा, उसमें एक अवयव होगा। सम, देखो फिर से एक बार, सम अभाज्य क्या लिखा है? सम अभाज्य। सम अभाज्य संख्याएं केवल एक होती है, वो होती है 2 जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? देखो इसमें लिखा हुआ है x, क्या लिखा है? देखो ध्यान दें, लिखा है x, जहां x एक प्राकृतिक संख्या है। x क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है जो 5 से छोटी हो। देखो क्या लिखा है? 5 से छोटी हो, साथ ही साथ 7 से बड़ी हो। क्या लिखा है? 5 से छोटी 7 से बड़ी कोई संख्या हो ही नहीं सकती, एक साथ हो। एक साथ, देखो साथ एक शब्द और लिस्ट में लिखा है, साथ ही साथ, ये लिखा हुआ ना। तो 5 से छोटी हो 7 से बड़ी हो ऐसी कोई संख्या नहीं होगी। तो इसलिए हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये तो आपका रिक्त समुच्चय है। क्या है? रिक्त समुच्चय है, पक्का। इसके बाद अब देखो इसका चौथा पार्ट क्या है? चौथा और अंतिम इसका जो पार्ट है वो क्या है? लिखा है बाई, क्या लिखा है? बाई जहां किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब आप ये बताओ कि अगर हम 2 समांतर रेखाएं खींचें तो वो कहीं प्रतिच्छेद करेंगे नहीं। उभयनिष्ठ बिंदु इसमें कहां से मिलेगा? उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब क्या होता है? रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब 2 रेखाओं पर उभयनिष्ठ बिंदु तभी मिलेगा जब प्रतिच्छेद करें। तो प्रतिच्छेद करेंगी नहीं। 2 समांतर रेखाएं कहीं भी आगे पीछे बढ़ा दो, कहीं समांतर रेखाएं जो होती हैं वो कहीं काटती नहीं है, इसलिए उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। यह भी आपका रिक्त समुच्चय का ही उदाहरण है। यह भी आपका रिक्त समुच्चय। क्लियर? कोई डाउट नहीं। तो इस तरीके से ये आपका एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें केवल आपसे ये पूछा गया था कि कौन से रिक्त हैं और कौन से रिक्त नहीं है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आ जाओ। ये देखो दूसरा क्वेश्चन, तो ये है आपका दूसरा प्रश्न। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये दूसरे प्रश्न में आपसे कह रहा है प्रश्न समुच्चयों में से कौन परिमित हैं कौन अपरिमित हैं, ऐसा हमें पहचानना है। ये परिमित और अपरिमित समुच्चयों को यहां पर पहचानना है, ठीक है ना। तो सवाल में लिखा है वर्ष के महीनों का समुच्चय बताइए, परिमित है या नहीं। बिल्कुल परिमित है, क्योंकि वर्ष के जो महीने होते हैं वो कन्फर्म होते हैं, 12 ही महीने होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 ही महीने तो होते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से ऐसे समुच्चय को हम क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय कहेंगे, क्योंकि यहां पर वर्ष के जो महीने हैं उनकी हम गिनती गिन सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको क्या लिखना है, परिमित समुच्चय। ये आपका है वर्ष के महीनों का समुच्चय, उसको आपको क्या लिखना है, परिमित समुच्चय, ठीक। अपनी बुक कॉपी में नोट करते जाएं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपका सेकंड वाला पार्ट, क्या कह रहा है, 1, 2, 3, डॉट डॉट करके चले जाओ अनंत तक। तो ऐसे समुच्चय को क्या कहेंगे, अपरिमित कहेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर 1, 2, 3 तक तो गिनती हम गिन सकते हैं, 3 के बाद डॉट डॉट कर दिया गया है, तो इसका मतलब अनंत तक चला जाएगा। यहां पर हमें गिनती पता नहीं है कहां तक यह समुच्चय गया है, इसलिए यहां पर ऐसे अवयवों को हम नहीं गिन सकते। अतः यह समुच्चय आपका अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमित, ठीक है। तो ये तो अपरिमित हो गया भाई। अब तीसरा देखो, तीसरा समुच्चय क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 1 से 100 तक जो गिनती में संख्याएं हैं तो इनको तो हम गिन सकते हैं, 100 है भाई। 1 से लेकर के 100 तक हमें गिनना है, तो अभी अब कितने हो गए, 100 हो गए। तो यहां पर यह समुच्चय भी आपका कैसा समुच्चय होगा, परिमित होगा। 1, 2, 3 से लेकर के 100 तक हम अगर जाएंगे तो यह समुच्चय आपका परिमित समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। इसमें अवयवों की संख्या 100 है, हमें पता है, इसलिए यह समुच्चय आपका क्या है, परिमित समुच्चय है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये आपका चौथा पार्ट है। इसमें क्या लिखा है, 100 से, देखो क्या लिखा है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से जो बड़े धन पूर्णांक हैं उनकी गिनती हमें पता है नहीं है भाई। 100 से आगे बढ़ोगे 101 मिलेगा, 102 मिलेगा, 103 मिलेगा, और ऐसे ही आगे चले जाएं 1001 मिलेगा, 1000 लाख करोड़, मतलब पता ही नहीं है भाई। इसमें हम अवयवों की संख्या गिन नहीं सकते ना। तो ये आपका समुच्चय क्या है, ऐसे अवयवों को लेकर के जो समुच्चय बनेगा, जो 100 से बड़े पूर्णांक हैं उनको लेकर के जो समुच्चय बनेगा उनकी हमें गिनती पता नहीं है, इसलिए ये समुच्चय भी आपका अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा, अपरिमित। इसके बाद इसका जो चौथा पार्ट के बाद पांचवा पार्ट है, देखो वो क्या है, पांचवा पार्ट क्या कह रहा है, लिखा है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक बताओ भाई। 99 से छोटे, देखो एक बात समझो, ये लिखा हुआ है अभाज्य पूर्णांक। क्या लिखा है, अभाज्य पूर्णांक, मतलब जो किसी से विभाजित ना हो। तो बता सकते हो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक कौन से होंगे। आपको 99 से छोटे अगर अभाज्य पूर्णांकों को लिखना है तो देखो इस प्रकार लिख सकते हो। देखो 1 पर आ जाओ, 1 अभाज्य संख्या है ना, इसके बाद 2 भी आपकी अभाज्य संख्या है, इसके बाद 3 भी अभाज्य है, 5 भी आप अभाज्य कह सकते हो, 7 अभाज्य कह सकते हो, और इसके बाद में 11 को कह सकते हो, 13 को कह सकते हो, और ऐसे ही बढ़ते हुए जाएंगे। 99 से पहले आओ, 99 तो भाज्य, 98 भाज्य, 97 भाज्य नहीं है। तो यहां तक हम सीधे सीधे इनको सबको हम गिन सकते हैं। कितने इसमें अवयव होंगे, इसमें जो अवयव होंगे वो अवयव होंगे 25। कितने होंगे, 25 अवयव होंगे। तो इसलिए ऐसे ये समुच्चय जो बन के तैयार हुआ है, ये समुच्चय भी आपका परिमित समुच्चय का ही उदाहरण है, ठीक है। क्या है ये, परिमित समुच्चय। क्लियर। 1 से लेकर के 99 तक जब हम जाएंगे वो हमें पूर्णांक लिखने हैं जो अभाज्य हों। अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय लिखना है 1 से 99 तक, ठीक है। तो ये आपका परिमित समुच्चय का ही उदाहरण है। क्लियर। चलिए इसके बाद अब हम फिर देखो क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है आपके पास लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन से समुच्चय परिमित हैं कौन से अपरिमित हैं। वही बात इसमें भी पूछी गई, परिमित कौन सा है, अपरिमित कौन सा है। बिल्कुल एकदम आसान बात है। हमने बताया कि इस एक्सरसाइज में आपको कुछ लिखंत पढ़ंत वाली बात नहीं करनी, केवल पढ़ंत करनी है, मतलब लिखंत नहीं करनी है। लिखना कुछ भी बहुत ज्यादा खास नहीं है, केवल पढ़ना है, समझना है, इतना केवल है ना। तो बहुत अच्छे से आप रीड करोगे क्वेश्चन को,
अच्छे से रीड करोगे, क्योंकि जो इबारत वाले प्रश्न लिखे होते हैं ना, उनको बढ़िया तरीके से पहले पढ़ना ही तो होता है। उनको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया कि मुझे प्रश्न में क्या पूछा गया है, क्या क्या दिया गया है, क्या क्या पूछा गया है, तो निश्चित रूप से आप प्रश्न को हल कर पाओगे। और यदि आपने पढ़ाई नहीं, बस उसमें लग गए, तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ गलती कर बैठोगे, है ना। आसान प्रश्न है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, आंसर अपने आप आएगा। देखो क्या लिखा है इसमें, लिखा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। बताओ भाई, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, यही तो कह रहा सवाल, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। देखो एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं हम खींच के दिखाएं तो आपको, चलो यहां पर एक्स अक्ष बना दें। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 है ना, तीसरा प्रश्न। देखो यहां पर ऐसे बोर्ड पर ऐसे एक्स अक्ष ये लिख लो, यहां पर ये वाई अक्ष लिख लो, और ये आपका मूल बिंदु हो गया, है ना। अब हम क्या करते हैं, एक्स अक्ष जो है ना, उस एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं खींचना चालू करते हैं। देखो एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई। ये बताओ एक्स अक्ष के समांतर तो खींच रहे। नीचे चले जाओ, इधर भी खींच सकते हो। देखो ये भी आपकी सारी रेखाएं कहां हैं, एक्स अक्ष के समांतर तो हैं। तो जब एक्स अक्ष के जो समांतर रेखाएं खींची जाती हैं, उनकी क्या आप संख्या निश्चित कर सकते हो कि हम 4 रेखाएं खींचेंगे, 10 खींचेंगे, 100 खींचेंगे, 1000 खींचें। तो इसका मतलब इसमें आप एक्स अक्ष के समांतर जो हमने रेखाएं खींची हैं, उनकी भी संख्या निश्चित नहीं है। तो इसका मतलब ये भी आपका अपरिमित समुच्चय होगा। क्या होगा, ये समुच्चय भी आपका क्या होगा, एक्स अक्ष के समांतर जो रेखाएं खींची जाएंगी वो आपकी अपरिमित समुच्चय का ही उदाहरण है। ठीक है, क्लियर, ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं, ये आपका जो दूसरा पार्ट है, इस पर आ जाते हैं। देखो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, जो दूसरा पार्ट आपका ये है, ये वाला देखो, इसमें लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। क्या लिखा हुआ है, देखो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, सॉरी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर नहीं है, अक्षरों का समुच्चय। तो यहां पर जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं, वो सबको पता है 26 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 अक्षर होते हैं, उनकी गिनती तो हम गिन सकते हैं ना, इसलिए ये समुच्चय आपका परिमित हो गया। ठीक, तो यहां भी आपको बिल्कुल एकदम समझ लेना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं, उनसे जो समुच्चय बनेगा वो आपका कैसा समुच्चय हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं तीसरे वाले, देखो तीसरे वाले क्वेश्चन पर। तीसरे पार्ट में कहा गया है उन समुच्चयों का, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। देखो एकदम बात समझो, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। देखो ध्यान दें, 5 के गुणज देखो कौन कौन से हैं, 5 के गुणज कौन कौन से हैं, देखो आ जाओ, देखो यहां पर बताते हैं 5 के गुणज कौन कौन से हैं। जैसे हम कहें आपसे 5, ये भी 5 का गुणज है, फिर 10, ये भी 5 का गुणज है, 15, 20, 25, ये सब आपके क्या हैं, 5 के गुणज हैं। देखो ध्यान दें। अब ये बताओ कि यहां क्या संख्या हमारी निश्चित हो गई, 5 के गुणज तो अभी और बहुत ढेर सारे हो जाएंगे, बहुत ढेर सारे होंगे। तो निश्चित रूप से हम ऐसे कह सकते हैं कि इनकी जो इनके अवयव है ना, 5 के गुणज से जो हमने समुच्चय बनाया, उसके भी हम अवयव को गिन नहीं पाएंगे। यहां पर देखो इतने नहीं, देखो यहां पर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, अब 5 के आगे गिनो, पता ही नहीं है कितने हम गिने। तो इसका मतलब अवयवों की संख्या यहां निश्चित नहीं है। तो इस समुच्चय को भी हम क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय कहेंगे। क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय। क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय। बताओ भाई, ठीक है, यहां कोई डाउट, सही है, क्लियर। इसके और अब हम आगे पहुंचते हैं। देखो चौथा पार्ट क्या है, देखो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। क्या लिखा है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। जो पृथ्वी पर जानवर रहते हैं ना, उनकी भी संख्या निश्चित है। हमें पता नहीं है, आपको पता नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन गिनती में पता है कि कितने जानवर हैं, इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय भी आपका परिमित समुच्चय ही आएगा। ठीक है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय मानी परिमित समुच्चय। इसके बाद ये आपका देखो, जो चौथा के बाद 5वां पार्ट है, वो क्या कह रहा है, मूल बिंदु। देखो क्या लिखा है, मूल बिंदु। मूल बिंदु मानी 0,0। यहां मूल बिंदु लिख दिया, फिर 0,0 की कोई जरूरत ही नहीं है, पता ही होता है मूल बिंदु का मतलब 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों की, ये वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु से होकर जाने वाले ढेर सारे वृत्त हो सकते हैं, जिनकी हम गिनती नहीं गिन सकते हैं। देखो यहां पर हम आपको यहां पर बना के दिखा दें। ये आपका, जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये आपका देखो एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। तो इस मूल बिंदु से होकर जाने वाला देखो एक वृत्त ये बन जाएगा ना।
एक यही मूल बिंदु से होकर जाने वाला अगर दूसरा वृत्त बनाना चाहे तो देखो ये बन जाएगा। मूल बिंदु से होकर ही तो सारे वृत्त देखो ये जा रहे हैं, ये देखो मूल बिंदु से होकर जा रहे हैं ना, तो ये मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या हम क्या कहेंगे, निश्चित नहीं कर पाएंगे। ऐसे वृत्तों को जो मूल बिंदु से जाते हैं उनकी संख्या मतलब गिनती नहीं गिन सकते, ऐसे समझो, है ना। बहुत ज्यादा हो सकती है जिनकी हम गिनती नहीं गिन सकते हैं, तो ये समुच्चय भी आपका अपरिमित समुच्चय में ही जाएगा। ठीक है, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त जो होते हैं उनकी संख्या निश्चित नहीं होती है, इसलिए मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों से जो समुच्चय बनेगा, वृत्तों का जो समुच्चय बनेगा वो आपका अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम यहां पर आगे आपको बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर ले जाएं। देखो चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, ये है आपका चौथा प्रश्न। अब इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। a बराबर b है अथवा नहीं, इसका क्या मतलब है। a बराबर b है अथवा नहीं, इसका क्या मतलब, a बराबर b का मतलब a समुच्चय b समुच्चय बराबर समान समुच्चय है ना, समान समुच्चय हैं। तो यहां पर देखो ध्यान दें, ये आपका चौथा प्रश्न है, थोड़ा और ऊपर कर दें। यहां पर देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें देखो हमने बताया कि समान समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिसके अवयव समान हों, गिनती में नहीं, वही अवयव a के हों वही अवयव b के हों, तो दोनों समुच्चयों को हम समान समुच्चय कहते हैं, a बराबर b से लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए a में अवयव बताओ कितने, a में अवयव हैं a, b, c, d, 4 अवयव हैं, और वही चारों अवयव देखो यहां पर हैं b में ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, डी ये हो गया, तो चार अवयव इसमें वही वाले हैं जो ए में अवयव हैं वही अवयव बी के हैं। इसका मतलब ये समुच्चय आपका क्या है, समान समुच्चय है। इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो ए बराबर बी, मतलब समान समुच्चय हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, दोनों समुच्चय आपके समान समुच्चय हैं, मतलब समान समुच्चय की श्रेणी में ये आएगा, ए बराबर बी लिखोगे। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, a बराबर a के अवयव कितने हैं, 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16। यहां देखो 4, 8, 12 भैया है ही नहीं, यहां पर 16 तो है लेकिन 12 नहीं है ना। यहां पर इसमें देखो ये 18 है और यहां पर देखिए इसमें 18 नहीं है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो a समुच्चय है वो समुच्चय b समुच्चय के बराबर नहीं है। ऐसे इसको काट देंगे, a बराबर नहीं है b के, ठीक, मतलब समान समुच्चय नहीं। क्लियर। इसके बाद अब देखिए पार्ट आपका जो तीसरा है वो क्या कह रहा है, a बराबर a के अवयव कितने हैं, a के अवयव हैं 2, 4, 6, 8, 10। a के अवयव हैं 2, 4, 6, 8, 10। अच्छा b के अवयव देखो, b के अवयव भी देखिए ध्यान दें, लिखा है x सच दैट x सम धन पूर्णांक हैं, और वो भी कहां से कहां तक है, देखो x का मान सम धन पूर्णांकों को लिखना है 10 तक, तो 2 लिख सकते हो, 4, 6, 8 और 10। वही जो समुच्चय a के अवयव हैं वही अवयव समुच्चय b के होंगे, इसलिए ये समुच्चय भी आपको लिखना है समान समुच्चय है, मान a बराबर b। यहां पर क्या लिखना है, a बराबर b। ठीक, ये भी आपका समान समुच्चय का ही उदाहरण है। क्लियर बात। ठीक है, तीसरा भी आपका समान समुच्चय हो गया। इसके बाद देखो चौथा क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, एक कोई समुच्चय है a, उसमें लिखा है x सच दैट x संख्या 10 का गुणज। क्या लिखा है, 10 का गुणज है ना। और यहां देखिए ये क्या 10 का गुणज है, देखो लिखा है 10, फिर ये देखो 10 का गुणज है ही नहीं भाई, क्योंकि ये तो 15 है। 10 का गुणज क्या होगा, 10, 20, 30, 40, 50 यही तो होंगे। 10 से गुणा करने पर संख्या मिले आगे, तो यहां पर देखो 15 लिखा है ना, तो ये 15 10 का गुणा करने से 15 तो मिल ही नहीं सकता। किसी भी अंक में अगर हम 10 का गुणा करेंगे तो 10 आ सकता है, 20 आ सकता है, 30 आ सकता है, 15 तो आएगा नहीं कभी। तो इसका मतलब ये संख्याएं जो लिखी हैं, ये अवयव जो लिखे हैं वो सभी अवयव 10 के गुणज नहीं हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि a बराबर b नहीं है, a बराबर b, और यहां पर क्या कर दें, ऐसा काट दें, है a b के बराबर नहीं है। ठीक है, ये समान समुच्चय का उदाहरण नहीं है। इसके बाद अब देखो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखो लिखा है, क्या लिखा है प्रश्न संख्या 5 में लिखा है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान हैं। बात वही है जो चौथे प्रश्न में, वही इसमें पूछा गया है। आपको केवल ये बताना है कि एक लिखा है a, एक लिखा है b, दोनों युग्म समान हैं या नहीं।
मतलब ए के अवयव हैं वही बी के अवयव होने चाहिए। तो ए के अवयव आपको पता है कितने हैं, 2,3 है। कितने हैं, 2,3। और बच्चा बताओ बी के अवयव कितने हैं। अगर ये देखा जाए लिखा हुआ है x सच दैट x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये समीकरण देखो लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। तो यहां पर देखो बिल्कुल आसान काम है। यहां पर एक समुच्चय जो a है, एक समुच्चय जो a है वो आपका देखो दिया गया है a समुच्चय। देखो यहां पर इसको पहले साफ कर दें। ये देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, 5 है ना, 5 प्रश्न है, 5वां नंबर का प्रश्न है। देखो यहां पर एक समुच्चय जो a है वो तो आपको दिया गया है, इसके अवयव है 2,3। कितने अवयव हैं देखो देख लेते हैं एक बार फिर से, 2,3 ही है ना। एक समुच्चय a है इसके अवयव है 2,3 और एक समुच्चय b है वो जो है उसके देखो b समुच्चय उसमें लिखा हुआ है x सच दैट x, एक समीकरण दिया गया है देखो x स्क्वायर प्लस में कितना है 5x और प्लस में 6 बराबर 0। इसमें देखो अगर इसको हल करके दिखाएं आपको, देखो यहां पर इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसको अगर हल करें तो इस प्रकार करेंगे, देखो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x और प्लस में लिख देते हैं 6 बराबर में 0। अगर यहां पर 2 के यहां से देखो समूह बनाकर अगर हम कॉमन लें तो यहां से मिलेगा x प्लस 3 और इस समूह से मिलेगा प्लस में 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 यहां भी मिलेगा और बराबर लिख देते हैं 0। तो अब ये फिर से कॉमन मिल जाएगा x प्लस 3, यहां पर हमें मिलेगा x प्लस 2 और बराबर में क्या मिलेगा 0। तो यहां से आपको लिखना है देखो यदि x प्लस 3 का मान 0 लिखोगे तो x बराबर निश्चित रूप से माइनस का 3 हो जाएगा। यहां से अगर इसको 0 लिखोगे तो x प्लस 2 बराबर 0 लिखोगे तो यहां पर देखो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस का 2 मिल जाएगी। तो यहां पर x के देखो जो मूल मिले, इस समीकरण के जो मूल मिले -3 माइनस 2 हैं, इसलिए इस समुच्चय को हम इस प्रकार देखो लिख सकते हैं -2 -3। अब बताओ a के अवयव हैं 2,3 और b के अवयव है -2 -3। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि समुच्चय जो a है वो b समुच्चय के बराबर नहीं है। क्या है, समुच्चय a और समुच्चय b आपस में समान समुच्चय नहीं है। क्लियर, समुच्चय a के अवयव और समुच्चय b के अवयव समान नहीं है, इसलिए ये दोनों समान समुच्चय नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर इसका देखो सेकंड वाला पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट में लिखा है a बराबर x सच दैट x फॉलो का एक अक्षर है। जो शब्द लिखा है देखो FOLLOW है ना, का एक अक्षर है, ठीक है। और यहां पर लिखा है b समुच्चय में लिखा है b बराबर बाई सच दैट बाई शब्द वोल्फ देखो WOLF क्या लिखा हुआ है, WOLF का एक अक्षर है। तो अब आप ध्यान से देखें तो जो फॉलो में लिखा हुआ है, जो फॉलो के अक्षर हैं वही अक्षर ठीक वोल्फ के हैं, एक ही अक्षर हैं। यहां पर देखिए अगर हम इसको ऐसे लिखें, यहां पर इसको ऐसे लिख दे देखो, तो चलिए इसका देखो आप सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट आपका देखो क्या है, यहां पर लिखा हुआ है ये वाला a बराबर लिखा है x सच दैट x फॉलो, ये लिखा है देखो फॉलो का एक अक्षर है, शब्द जो फॉलो है ना उसका एक अक्षर है। और यहां लिखा है b एक समुच्चय है, b बराबर लिखा है बाई सच दैट बाई शब्द वोल्फ, वोल्फ का एक अक्षर है ना। तो यहां पर देखो जो फॉलो लिखा है उसके जो अक्षर हैं वही वोल्फ के अक्षर हैं, एक ही अक्षर है। क्योंकि रिपीटिंग अलाउ होती नहीं है, एक अक्षर को दोबारा लिख नहीं सकते, एक अवयव को किसी समुच्चय में बार बार रिपीट किया नहीं जाता, एक ही बार लिखा जाता है। तो यहां पर सबसे पहले फॉलो लिखा हुआ है, यहां देखिए सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है फॉलो लिखा हुआ है। तो ये देखो दूसरा पार्ट इसका है, ये लिखा हुआ है फॉलो है ना, और ये तो आपका देखो लिखा है ए समुच्चय में x सच दैट x, ये ऐसे लिखा है ना। और ये लिखा है वोल्फ, क्या लिखा है WOLF वोल्फ है ना। तो यहां से अगर हम देखें ये दोनों समुच्चय के जो अवयव हैं बिल्कुल एकदम ठीक समान हैं। देखो यहां पर ये हमने जो लगा दिया ना इसको नहीं लगाना, यहां नहीं लगाना क्योंकि ये समुच्चय तो है नहीं, समुच्चय नहीं है। यहां से समुच्चय इसमें बनाना है तो इस प्रकार लिखेंगे देखो L, ये पहले लिखेंगे F, क्या लिखेंगे पहले F, O, L, W, इस प्रकार है ना। और इसमें हम अगर समुच्चय इसको सूची रूप में बनाएंगे
तो यहां पर हम लिखेंगे कितना, W, O, L, F। तो देखो यहां पर जो इसके अक्षर हैं, जो इसके अवयव हैं, वही अवयव इसके, एक ही अवयव है ना, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये समुच्चय आपका समान समुच्चय है, मतलब A बराबर B है ना, A बराबर B है। तो इस तरीके से इसको हम लिखेंगे A बराबर B, है ना, ये लिखेंगे हम A बराबर B। इसके बाद और आगे बढ़ जाएं, और आगे देखते हैं। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। यह है आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 6वां। देखिए 6वां प्रश्न क्या कह रहा है भाई, 6वां प्रश्न एकदम आखिरी प्रश्न है, एकदम आराम से समझो। 6वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ये है देखो, इसमें लिखा है नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन करना है। भैया अड़ा दिया, तुमने तो आफत कर दी, वही सब में पूछा गया, कुछ भी नया नहीं है। देखो ध्यान दें, ए समुच्चय लिखा ना, ए समुच्चय, इसके अवयव देखो 2, 4, 8, 12। अब 2, 4, 8, 12 यहां से यहां तक कहीं देखो 2, 4, 8, 12 है, भैया का है ही नहीं। ए बराबर तो किसी के है ही नहीं। 2, 4, 8, 12, 2, 4, 8, 12, इसमें देखो 2, 4, 8, 12 तो है, लेकिन 14 और है ना, तो यहां पर 14 है, इसलिए ये ए के बराबर नहीं है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ए समुच्चय किसी के भी बराबर नहीं है। चलो अच्छा बी की बात करते हैं। बी समुच्चय के अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। देखिए ये है 1, 2, 3, 4, इसमें भी लिखा है देखो 1, 2, 3, 4। ये देखो ध्यान दें, बी समुच्चय जो है वो डी समुच्चय के बराबर है। ये वाला दोनों आपस में कैसे हैं, बी बराबर डी लिखना है। क्या लिखना है, बी बराबर डी, मतलब दोनों समान समुच्चय हैं। अच्छा चलो भाई, सी समुच्चय में लिखा है कितना, 4, 8, 12, 14। 4, 8, 12, 14 देखो कहीं नहीं है, 4, 8, 12, 14 कहीं नहीं है, मतलब सी समुच्चय किसी के बराबर नहीं है। अच्छा ई में आ जाओ, -1, 1, और ये देखो जी वाला आ जाओ, ये वाला देखो जी में जो लिखा हुआ है और इसमें ई में जो लिखा हुआ है, ये दोनों के अवयव बिल्कुल ठीक समान है, क्योंकि इसके अवयव ई के अवयव हैं -1, 1 और जी के अवयव हैं 1, -1, मतलब वही अवयव इसमें है, वही अवयव इसमें है ना। तो ई बराबर जी आपको लिखना है। क्या लिखना है, ई बराबर जी। और इसी प्रकार एफ में जो अवयव हैं वो अवयव किसी दूसरे समुच्चय में नहीं है, तो एफ किसी के बराबर नहीं है। इसी प्रकार एच भी किसी के बराबर नहीं है। तो यहां पर हमें निष्कर्ष, इस निष्कर्ष पे हम पहुंचे कि जो बी समुच्चय है वो डी के बराबर है, और जो समुच्चय आपका ई है, ये वाला समुच्चय है, ये वाला समुच्चय देखो जी समुच्चय के बराबर, ई बराबर जी है। और यहां पर देखिए ये वाला जो बी है, बी, और ये बी वाला है वो डी के बराबर है ना। ये क्लियर। तो इस तरीके से भैया ये एक्सरसाइज आपकी बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो गई। एक एक करके सारे हमने प्रश्नों को बताया आपको, तो भैया अच्छे से नोट्स कर लें, आप अपनी बुक कॉपी पे जरूर नोट कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज आपकी खत्म हुई। किसी प्रकार की शायद कोई कम समस्या है नहीं, और यदि कोई समस्या हो भी तो भैया हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अगला वीडियो आपको नेक्स्ट दिन मिलेगा, और तब तक इस वीडियो को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें। आपके पास पर्याप्त समय है, किसी प्रकार की कोई मतलब अफड़ा तफड़ी का काम नहीं है, बिल्कुल आराम से कोर्स कंप्लीट करेंगे एकदम। और अगली वाली जो एक्सरसाइज होगी उसमें आपको उप समुच्चय पढ़ना है। क्या पढ़ना है, उप समुच्चय, ठीक है। तो अगली वाली बातें अगले ही दिन बताएंगे, अगले वाली वीडियो में बताएंगे। तो आपको एकदम तसल्ली से आज इस वीडियो को घर पे और एक बार रिपीट कर लें, अच्छे से समझ लें। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही लेंगे, और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे भैया, लिंक भेज दिया करो, है ना। दोस्तों को जरूर भेज दें लिंक, और इससे आप लोग सब मिलके एकदम बढ़िया से धूम धड़ाके से पढ़ेंगे, अच्छा सब कुछ करेंगे। देखो ऐसा मत समझो कि क्लास 11 है तो थोड़ा सा लूज हो जाओ, लूज होने का काम नहीं है। बढ़िया से देखो अभी से तैयारी करोगे, क्लास 11 और 12 की कुल मिला के जो तैयारी होती है वो कंप्लीट इंटरमीडिएट की तैयारी मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने 12वें पढ़ लिया तो ये मान लिया कि 11वें से कोई लेना देना नहीं, 12वां तो 12वें का सब कुछ नहीं होता है, 11वां प्लस 12वां बराबर इंटरमीडिएट होता है ना। इसलिए आपको 11वें का भी कोर्स कंप्लीट करना है, 12वें करना है। तो मन से पढ़ें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें भैया, अपना थोड़ा सेहत का भी ख्याल रखें, और शुभरात्रि, शुभकामनाएं। बढ़िया अपना मास्क जरूर लगा के भैया बाहर निकले, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। बाय बाय।